वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अब आपके मन में दो प्रश्न आ रहे होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? तो चलिए हम इन तमाम प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, उन तमाम कंट्रीज के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना होता है सारे देश के पास। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हो सकता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज का मतलब ये हुआ कि वैसे देश जो लोकतंत्र हैं, जहां पर राजा का शासन नहीं चलता है, जनता का शासन चलता है, उसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहते हैं। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हो सकता है कि उनके पास क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशंस हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने देश के पास कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सारे के सारे देश क्या होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, यानी लोकतंत्र होंगे। अब इस बात को थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो देश है वो अपने आप में लोकतंत्र होगा या डेमोक्रेटिक होगी। जैसे अगर हम लोग दो एग्जाम्पल अपने भारत देश से लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लिखित तौर पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे कुछ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, एक दस्तावेज था जिसको मनुस्मृति कहा गया। लेकिन उसे चलाने वाले ब्राह्मण लोग थे या ऊंचे कास्ट के लोग थे। लेकिन इस तरह का एक समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का ये था, एक लिखित दस्तावेज था। इसमें लिखा हुआ था कि किस वर्ग को क्या काम करना है, किस वर्ग को क्या काम नहीं करना है। तो एक लिखित दस्तावेज को ही हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अनुसार ही सभी को काम करना होता है। तो क्या उस समय हमारा जो देश है इंडिया, क्या वो डेमोक्रेटिक था? क्या वहाँ पे जो लोग, जो लोअर कास्ट के लोग थे, क्या उनको इजाजत थी अपनी मनमानी करने की? क्या अपने ढंग से वो जी सकते थे, या जो वो चाहते थे, जो उनकी इच्छाएं थी, क्या वो देश में पूरा हो पा रही थी? तो यहाँ पे समझना यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे मनुस्मृति को बनाया गया, लेकिन हमारे देश में उस तरह का डेमोक्रेटिक महसूस नहीं हुआ। फिर दौर आया अंग्रेजों का। तो अंग्रेज जो थे वो भी एक लिखित दस्तावेज रखते थे कि किस प्रकार से जो इंडिया में है, किस तरह से रूल एंड रेगुलेशंस वर्क करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस तो है, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक था उस समय? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जितने भी इंडियंस थे उनको गुलाम बना दिया गया था, उन पे शोषण हो रहा था। जो यहाँ इंडियंस लोग थे उनके अनुरूप सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो जैसा भारत चाहते थे वैसा भारत उनको नहीं मिल पा रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशंस कहने का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब एक लिखित दस्तावेज, यानी एक उसमें रूल्स लिखे होते हैं, उसमें कानून लिखे होते हैं कि देश किस तरह से चलेगा, क्या क्या नियम कानून हो सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी के पास है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक देश है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का होना का क्या मतलब है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें क्या बताने का प्रयास करता है? वो हमें बताता है कि हमारा जो समाज है, उस समाज का जो आधारभूत चीजें हैं उसका रूप कैसा होना चाहिए, फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी कैसा होना चाहिए। यानी कि जो हमारे समाज की जरूरत है उसका जो आधारभूत चीजें हैं, जो बहुत बेसिक चीजें हैं, वो कैसे काम करेगा, ये तय करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस। अब जैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि जो देश है, जैसे खासकर हम एग्जाम्पल अपने ही भारत देश का लेते हैं, तो हमारा जो देश है, कंट्री जो है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। मतलब कि अलग अलग सभ्यता के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर हमारे देश में रहते हैं। जैसे कुछ पंजाबी रहते हैं, कुछ सिख लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। तो इन सब की जो आस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर मुद्दे में एक जैसा सहमति इन लोगों का बन पाए। तो ऐसे अगर होता है कि अगर हर मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है तो जाहिर सा बात है कि देश
अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक लिखित दस्तावेज, एक ऐसे रूल और रेगुलेशंस की जरूरत है जिसके आधार पे तमाम लोग काम कर सकें। सो कॉन्स्टिट्यूशंस हेल्प serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी कि उसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं लिखे हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे कानून लिखे हुए हैं, और उस कानून के मुताबिक ही सारे लोगों को यहाँ पर काम करना है, उसके मुताबिक ही सारे लोगों को रहना है, उसके मुताबिक ही कोई कदम उठाना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि सेट ऑफ रूल्स, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम कानून लिखे हों कि देश किस तरह से चलेगा, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशंस कहा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस जिसमें नियम कानून लिखे होते हैं और जिसे पालन करना सभी समुदाय के लोगों के लिए कर्तव्य होता है। लेकिन सिर्फ इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा हो कि किस प्रकार की सरकार यहाँ पर जो है वो रहेगी, यानी टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, ये सिर्फ नहीं बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है जैसे हमारे भारत देश में अगर बात करें कि जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ गवर्नमेंट कि राज्य सरकार की अपनी एक सरकार है, केंद्र सरकार है, पंचायती राज सरकार है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की सरकार हैं, ठीक है। तो डिफरेंट या टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ पर रहती हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसी के बारे में बातचीत कर रहा है कि यहाँ पर किस किस तरह की सरकार रह सकती है, कितने लेवल की सरकार यहाँ पर काम कर सकती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है, कुछ सर्टेन आइडियल्स पर कुछ इसके एग्रीमेंट होते हैं। आइडियल्स कहने का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा रूल या एक ऐसा लक्ष्य जो हर तरह से परफेक्ट हो, उसको आइडियल्स कहते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई त्रुटि ना हो, यानी कि वो हर तरह से, अगर उसमें परफेक्ट बातें लिखी हुई हैं, सबके हित में है, तो उसको हम आइडियल्स कहते हैं। तो एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें आइडियल्स डाले हुए रहते हैं, और उन आइडियल्स पर सभी को क्या करना होता है, काम करना होता है, और वो सभी के हित में होता है। जैसा कि मान लीजिए वोट देने का अधिकार, तो हमारे देश में क्या है कि जो वोट देने का अधिकार है मुस्लिम समुदाय को भी है, सिख समुदाय को भी है, हिंदू समुदाय को भी है, बौद्धिस्ट को भी है, वो कोई भी जाति धर्म या भाषा से हो, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो ऐसा एक ये क्या हो गया, आपका एक ऐसा लिखित कानून बनाया हुआ है जो सबके हित में है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो भी वोट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत सीनियर टाइप के लोग हैं वही सिर्फ वोट देंगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ मर्द लोग ही को ये प्रायोरिटी है कि वही वोट देंगे, बल्कि जो महिलाएं हैं वो भी वोट दे सकती हैं। तो यहाँ पर भेदभाव नहीं है, महिला भी अपनी सरकार को चूज कर सकते हैं और पुरुष भी अपनी सरकार को चूज कर सकते हैं। तो ये एक आइडियल विचारधारा हो गया कि सबके लिए बराबर बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का व्यवस्था की हुई है और ये रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है जिसको कोई नहीं काट सकता है, ये सबके हित में है। तो इसको हम कहते हैं आइडियल्स, ठीक है। तो इस तरह का जो रूल्स लिखे हुए हैं इसको हम आइडियल्स कहते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ये नहीं बताता है कि किस तरह की सरकारें हमारे देश में चलेंगी, फौजी सरकारें चलेंगी या तानाशाही सरकार चलेगी, या फिर कोई एक सहमति से राजतंत्र चलेगा या लोकतंत्र चलेगा। तो यहाँ पर इस तरह की विचारधाराएं जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तय करता है। साथ ही साथ और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें और भी चीज़ें हैं कि जो भी किसी के भाषा के आधार पर आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, किसी के जन्म के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के लिखित दस्तावेज जो हैं, जो लिखा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, इसी लिखित दस्तावेज को। सो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, फिलहाल आप इस बात को यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है
एक लिखित दस्तावेज है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उस देश के, उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको उसके मुताबिक चलना पड़ता है। Why did the people of Nepal want a new constitution? नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? अब ये प्रश्न अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि जो नेपाल देश है, क्या उसके पास पहले से कॉन्स्टिट्यूशन था? अगर था तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि लोगों को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी? तो इन तमाम प्रश्नों के जवाब हम यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत कुछ आपको सिखाने का भी प्रयास करेगा। जैसा कि मैंने बहुत पहले एक बात आपको बताया था, और वो बात क्या थी कि मैंने आपको ये बताया कि जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर उस कंट्रीज में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो देश डेमोक्रेटिक होगा। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है नेपाल वाला आपके लिए, कि इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग हो रही है, नया संविधान यहाँ के लोग जो है वो चाह रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि क्या ये जो देश था, जो नेपाल देश था, क्या ये डेमोक्रेटिक नहीं था, यानी लोकतंत्र का राज यहाँ पे नहीं था? क्या कोई राजा इसको चला रहा था, यानी कि राजतंत्र था? तो चलिए हम लोग इन्हीं तमाम प्रश्नों को जवाब हम लोग यहाँ पे तलाशने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार ऐसा नेपाल में क्या हो रहा था, तो नेपाल में काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। वहाँ के लोग जो थे वो जन आंदोलन कर रहे थे। किस लिए जन आंदोलन कर रहे थे? ताकि उनके देश में लोकतंत्र स्थापित हो सके, यानी जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सके। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1990 से पहले तक का जो भी था वहां पे तंत्र, वो लोकतंत्र नहीं था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, बल्कि वहां पर राजतंत्र चल रहा था, यानी कि राजा का शासन चल रहा था वहां पर। और जाहिर सा बात है, अगर राजा जो था वो अपने हिसाब से शासन कर रहा होगा तो लोगों पर अत्याचार हो रहे होंगे। तो यही कारण रहा कि वहां राजतंत्र को खत्म करने के लिए वो लोग किस चीज का डिमांड कर रहे थे? लोकतंत्र का, यानी डेमोक्रेसी वो चाह रहे थे कि उनके देश में डेमोक्रेसी आ जाए। और ऐसा जो संघर्ष था वो 1990 तक चलता चला गया। 1990 के बाद, इतने लंबे समय के बाद जब संघर्ष चलता रहा, तो वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो स्थापित हो गई, यानी लोकतंत्र जो है वो वहां पर स्थापित कर दी गई नेपाल देश में। लेकिन ये जो लोकतंत्र नीति था वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल तक ही काम कर पाया, यानी कि 12 साल तक ही नेपाल देश में लोकतंत्र रह पाया, यानी कि 2002 तक ही वहां पर लोकतंत्र स्थापित रहा। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो बड़ा हैरत करने वाला विषय है कि कोई भी कंट्री है और उस कंट्री में डेमोक्रेसी मात्र 12 साल तक के लिए ही है। इसका मतलब कि 12 साल के बाद जो वहां पर तंत्र चालू होता है वो शायद राजा का तंत्र चालू हो जाता है, वहां पे राजतंत्र आ जाता है, वहां पे लोकतंत्र खत्म हो जाता है। तो लोकतंत्र सिर्फ 12 साल के लिए नेपाल में जारी रहा। तो ऐसा क्या हुआ था कि 12 साल तक ही लोकतंत्र जो है नेपाल में जारी रहा? तो दरअसल 2002 अक्टूबर का महीना चल रहा था और वहां पर एक राजा थे और उस राजा का नाम था ज्ञानेंद्र। वहां के जो राजा थे उनका क्या नाम था? ज्ञानेंद्र नाम था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक झूठ फैलाया लोगों के सामने कि जो नेपाल देश है वहां पर माओवादी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह का झूठ जो है उन्होंने फैलाना शुरू किया।
कि माओवादी जो है यानी कि मॉइस्ट जो माओवादी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं उस कंट्री में। और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि आर्मी के मदद से, जो नेपाल की आर्मी थी उसके मदद से सरकार के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। तो कब्जा कौन कर रहा है? ज्ञानेंद्र, जो वहाँ का राजा है। क्या बहाना बनाता है वहाँ पर? वो बहाना ये बनाता है कि वहाँ पर नेपाल देश में माओवादी संगठन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए आर्मी के मदद से जितनी भी सरकार की चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें थी वहाँ पर जितनी भी, उन सब चीज़ पर वो कब्जा करना शुरू कर देता है। और फाइनली 2005 आते आते तक पूरी तरह से नेपाल की जितनी भी शक्ति है उसका बागडोर जो है अपने हाथ में राजा ज्ञानेंद्र ले लेता है। उसके हाथ में पूरी तरह से पावर चला जाता है 2005 तक। अब होता क्या है, जब इस तरह से होता है तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाता है, किसी एक आदमी के हिसाब से तंत्र जो है वो देश जो है वो चलना शुरू होता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर राजतंत्र चालू हो जाता है। और ये राजतंत्र कौन चला रहा था? ज्ञानेंद्र, जो वहाँ का राजा था। और पूरी तरह से जब वो 2005 में कब्जा कर लेता है सारे देश के सारे अधिकारों पर, तो अपने हिसाब से चलाता रहता है। तो 2005 में ही जो माओवादी लोग थे यानी कि जो मॉइस्ट लोग थे, वो लोग एक अलग पॉलिटिकल पार्टीज में साइन करते हैं और 12 पॉइंट में वो एग्रीमेंट करते हैं। 12 सूत्रीय वो एक एग्रीमेंट होता है, उसमें वो साइन करते हैं। और ये जो एग्रीमेंट था, इससे लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतंत्र है वो आ जाएगा वापस, और यहाँ पर चैन अमन से लोग जो है सुख शांति से रहना शुरू कर देंगे। तो लोगों ने सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया? इन लोगों को सपोर्ट किया। और ये जो मॉइस्ट लोग थे वो एक अलग पार्टी जो है उन्होंने ज्वाइन किया, और इसका सपोर्ट पूरा लोगों ने वहां पर किया। और 2006 में वहां पर क्या हुआ कि फिर से लोग जो थे वो एक डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। और जो राजा उनको छोटी छोटी चीजें जो दे रहे थे उन सबको वो ठुकरा देते हैं। जो पब्लिक को मिल रहा था सुविधा वगैरह उस राजा के जरिए, उस छोटे मोटे सुविधाओं को वहाँ के जो लोग थे, नेपाल के जो लोग थे, वो ठुकरा देते हैं। और फाइनली होता क्या है कि 2006 अप्रैल में, यानी कि अप्रैल 2006 में, किंग रिस्टोर्टेड द थर्ड पार्लियामेंट एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और उसके बाद जो वहाँ का राजा है वो मजबूर हो जाता है कि वहाँ पर एक नया गवर्नमेंट बने, ऐसा वहाँ के जो माओवादी लोग थे उनको वो सपोर्ट कर देते हैं। तो 2008 में नेपाल फिर से क्या होता है, एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है। और वहाँ पर पूरी तरह से जो मोनार्की था, यानी मोनार्की कहने का मतलब कि जो वहाँ पे राजतंत्र था, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। और इस प्रकार से 2008 में नेपाल में एक डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ पर फिर से वापस जो है नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बनकर उभरता है। तो बहरहाल आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर राजतंत्र चल रहा था। यही कारण था कि राजतंत्र को हटाने के लिए दोबारा वहाँ के जो लोग थे वो विद्रोह करते हैं, संघर्ष करते हैं, ताकि नेपाल में फिर से लोकतंत्र जो है वो स्थापित हो सके। यही कारण है कि अब लोकतंत्र स्थापित होगा तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो चलिए इन सब तमाम बातों को भी हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग देखते हैं, फाइनली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो नेपाल है, नेपाल में क्या चल रहा था, राजशाही चल रहा था, यानी कि राजा का तंत्र चल रहा था, यानी कि मोनार्की चल रहा था। वहाँ पे राजा ही शासन कर रहा था। तो यहाँ पे जब तक मोनार्की था, यानी कि जब तक वहाँ पे राजतंत्र चल रहा था, तो जाहिर सी बात था कि उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, नेपाल का एक अपना लिखित दस्तावेज था जिस पर लोगों को काम करना पड़ता था। और ये 1990 में अपना दिया गया था। लेकिन लोगों ने वहाँ पर क्या किया, इस पर संघर्ष किया, विरोध किया, और जो ये राजतंत्र था, जो ये मोनार्की था, उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया।
यानी कि वहाँ पर जो राजतंत्र था उसको पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया और इस्टेब्लिश क्या किया, डेमोक्रेसी को, यानी कि लोकतंत्र उन्होंने क्या किया वहाँ पर फाइनली अपना बना लिया। और जितना पावर था उस राजा के पास वो पावर क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जो राजा के अधिकार थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए। तो इसका मतलब कि राजा जब तक था उसके पास एक दूसरा कानून था, दूसरा एक लिखित दस्तावेज जिसको आप कह सकते हैं, यानी जिसमें सेट ऑफ रूल्स बहुत सारे होंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो राज कर रहा था। लेकिन अब नेपाल में क्या स्थापित हो गया, लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी आ गई। अब डेमोक्रेसी आ गई तो जाहिर सा बात है कि अब वहाँ के लोगों के लिए क्या चाहिए होगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होगी, यानी कि नए संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। और जब वहाँ का जो देश है, यानी कि जो नेपाल देश है, जब वो लोकतांत्रिक हुआ तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का भी डिमांड होना शुरू हुआ और नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखी भी गई। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्यों लिखी गई, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, जो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबके हित में नहीं था, इसलिए इसको ख़त्म करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करवाया गया, एक नई कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया जो कि लोगों के आइडियल्स पर उतरे, यानी कि जो लोग चाहते थे जिस तरह का अपने देश में, उस तरह की वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो लागू हो सके, इसके लिए उन्होंने एक नई कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करवाया और नेपाल फिर उसके हिसाब से चलना शुरू हो गया। सो बहरहाल इस पूरे नेपाल की जो कहानी है, इससे हम यही समझ पाएँ कि अगर कोई कंट्री है और उसके पास अगर कोई पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके पास, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। जैसा कि आप नेपाल वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसके पास पहले से ही एक कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन नेपाल देश जो था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, यानी कि इसमें लोकतंत्र नहीं थे। वो क्या था, मोनार्की था, यानी कि वहाँ पे राजा का तंत्र चल रहा था। लेकिन जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री का डिमांड करते हैं और जब नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है तो वहाँ फिर से एक नया संविधान जो है वो लिखा जाता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे पुष्टि करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश लोकतांत्रिक देश होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो इस एग्जाम्पल से हम यही समझने का प्रयास कर रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो यहाँ पर मैं कलर करके आपको दिखा रहा हूँ, ये बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। तो ये आपका यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बांग्लादेश अपना बाउंड्री यहाँ पे शेयर कर रहा है। और अगर हम दूसरी जगह पे जाएं भूटान के पास, तो भूटान आपका कहाँ पर है, यहाँ पर अपना जो है ये बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पर ये आपका भूटान है। अब बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेपाल का जिक्र हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे नेपाल है। तो आपको क्या करना है कि मैप में इस प्रकार से डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बाउंड्री आपको शेयर की जा रही है। यहाँ पर नेपाल के 2 कॉलम दिए हुए हैं। नेपाल जब 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा था, जब वहाँ पे जो कार्यकारी थी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर था, वो आर्टिकल 35 में क्या लिखा हुआ था वो हम देखेंगे। और जब डेमोक्रेटिक बन जाता है नेपाल, यानी कि 2015 के बाद का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसमें फेडरल एग्जीक्यूटिव बनता है, तो अब देखिए कि दोनों में क्या फ़र्क आता है। यहाँ पे आर्टिकल 35 पर ये लिखा रहता है, 1990 की बात हम कर रहे हैं नेपाल की, तो इसमें क्या रहता है कि जो पावर है वो किसके पास होगा, किंगडम के पास होगा, ठीक है। यानी कि जो वहाँ पे राजा होगा, महाराजा होगा, उसी के पास पावर होगा और वही पावर किसको देगा, अपने मंत्री को देगा या अधिकार देगा अपने मंत्रियों को कि करना क्या है। लेकिन सारा पावर किसके पास है, सारा कंट्रोल किसके पास है, राजा के पास है। लेकिन जब नेपाल आज़ाद हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक जब हो जाता है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है और आर्टिकल 75 में कुछ जिक्र होता है। तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि जो कार्यकारी पावर दिया गया है, उसमें क्या है कि जो भी पावर है वो किसका अनुसरण करेगा, कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका लॉ है, उसके लक्ष्य को प्राप्ति करने के साथ साथ जाएगा। साथ ही ये अधिकार किसको देता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि जो वहाँ के मिनिस्टर्स होंगे उनको ये पावर देता है
कि किस तरह के कानून लाने हैं, बदलने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ राजा को मिला हुआ है। तो बहरहाल इन दोनों में आपसे यही पूछा जा रहा है कि दोनों में तो एग्जीक्यूटिव पावर दिया हुआ है, तो आखिरकार दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 35 का, जो कि 1990 में, यानी कि जब राजा महाराजा का शासन चल रहा था, तो उस समय क्या था कि पावर किसके जरिए शेयर किया जा रहा था, किंग के माध्यम से। यानी कि जो वहाँ के राजा महाराजा हैं वही इसका इस्तेमाल कर सकते थे, और वही क्या करते थे, अपने मिनिस्टर को क्या कर सकते थे, पावर या अधिकार दे सकते थे किसी चीज़ का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मोनार्की चल रहा था, यानी कि वहाँ पे राजतंत्र चल रहा था। लेकिन जैसे 2015 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया। तो सेकेंड वाला में आप यही देख सकते हैं कि ज़्यादा लंबा समय तक यहाँ पे राजतंत्र नहीं चल पाया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर देता है। यहाँ पे जितने भी राजा को पावर दिया गया था, जो वेस्टेड दिया गया था, वो सारे के सारे पुराने पड़ गए थे और उसको हटा दिया गया। और डेमोक्रेसी जैसी बनी तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से पावर किसको दिया गया, जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे उनको ये पावर दी गई है, ताकि लोग अपने तरीके से देश को चला सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे वो लागू करवा सकें। यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ और भी डिफरेंट एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप एक गेम लीजिए फुटबॉल का। अगर आप फुटबॉल को पाँव से खेलते हैं तो वो फुटबॉल कहलाती है। फुटबॉल में सिर्फ एक ही प्लेयर को यह अधिकार होता है कि वो अपने हाथों से बॉल को पकड़ सकता है, अन्यथा किसी प्लेयर को यह अधिकार नहीं होता है कि वो हाथ का इस्तेमाल करे फुटबॉल को यहाँ वहाँ भेजने के लिए। लेकिन अगर इस फुटबॉल का इस्तेमाल हाथों से होने लगता है तो एक्चुअली गेम ही बदल जाता है। लात से जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हो वो फुटबॉल कहला रहा है, लेकिन जब आप हाथों का इस्तेमाल करोगे तो वॉलीबॉल कहलाएगा ये। यानी कि रूल्स बदलती ही गेम ही हमारा जो है वो बदल जाता है। तो रूल्स अगर बदलेगा तो गेम भी बदल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बदलते हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि नेपाल जो था, वहाँ पे जो रूल्स थे वो राजा के हिसाब से रूल थे, यानी मोनार्की वहाँ पे थी, गवर्नमेंट यानी कि राजा का शासन चलता था। लेकिन जैसे वो डेमोक्रेटिक कंट्री का डिमांड करते हैं तो वहाँ पे फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, तो रूल्स वहाँ पे क्या किए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे रूल्स जब बदलता है तो वो एक मोनार्की से डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है। ये जो रूल है, रूल बदलने से गवर्नमेंट का टाइप बदल जाता है, देश का रूप जो है वो बदल जाता है। बहरहाल हम लोगों ने एक प्रश्न किया था, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसका पहला आंसर अगर आप चाहेंगे तो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव दैट द कंट्री शुड अपहोल्ड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे आइडियल्स का प्रावधान किया जाता है जो सभी लोगों के हित में होता है, और अगर उसको तोड़ा मचोड़ा जाता है तो लोग उसकी क्या करें, रक्षा करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे भारत देश में अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमें क्या आज़ादी है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी हमें दी गई है। लेकिन अगर इस पर आपको कोई रोकता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम को लिमिट करता है, आपको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे जो आइडियल्स हैं कि आपके ऊपर कुछ जुल्म हो रहा है तो आप उसके खिलाफ भी बोल सकें, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी आपको मिले। तो इस तरह के जो रूल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है, ये जो आइडियल्स एग्रीमेंट कह सकते हैं, यानी एक परफेक्ट रूल जो है
जो सबके लिए बेहतर है, उसका भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रूल रेगुलेशन के तौर पे होता है। तो यही कारण है कि कोई भी अगर कंट्री है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे भारत में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें कहीं भी जाने की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम किसी का विरोध भी कर सकते हैं, इसकी भी हमारी आज़ादी है। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो इस तरह का जो आइडियल्स जो चीज़ें लिखी गई हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यही कारण है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पावर देता है कि आप अपनी बात रख सकें, अपनी सरकार चूज कर सकें, इसकी पूरी पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देती है। सो बहरहाल इस सवाल का जवाब हम ढूंढ निकाल चुके हैं कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, फिर से हम एक इम्पॉर्टेंट पर्पस पे आएंगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो यहाँ पर फिर से हम इसी प्रश्न का और भी जवाब ढूंढेंगे, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरकार किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो दूसरा पर्पस भी है, दूसरा उद्देश्य भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहे, वहाँ की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वो कैसी होनी चाहिए, इसका भी व्याख्या कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। जैसे कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे थे नेपाल का, कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था, राजा का था, यानी वहाँ का मोनार्की चल रहा था, वहाँ पे राजा शासन कर रहा था। बाद में वहाँ पर क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक रूप में आया, यानी कि वहाँ का जो देश है वो बाद में लोकतांत्रिक हुआ। नहीं तो इससे पहले क्या हो रहा था कि जो वहाँ पे ज्ञानेंद्र राजा है और जो उसके मंत्री लोग हैं वही क्या कर रहे थे, देश को चला रहे थे। तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि किस तरह से हमारा देश जो है वो चलेगा, इस बात को भी कौन पुष्टि करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। जैसे इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अगर हम लोग बहुत पुराने चले जाते हैं हिस्ट्री में, तो मनुस्मृति जो है वो लिखी गई थी और उसके आधार पे हमारे देश में सब कुछ चलते थे। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स लोग आए तो फिर उनके हिसाब से चलना शुरू हुआ, और जब देश अपने आप में आज़ाद हुआ तब उसके बाद एक नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई कि इन तमाम चीज़ों को हटा दिया गया, जो बुराइयाँ थी उसे हटा दी गई। यानी कि यहाँ पर हमारा देश ना तो किसी धार्मिक तौर पे चलेगा और ना ही किसी उपनिवेशिक जो होते हैं, यानी कि जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं, वो इसे नहीं चलाएंगे। अपना देश का एक अपना संविधान होगा, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो सबके हित में होगा, उसके हिसाब से हमारा देश चलेगा। सो हम लोग देखेंगे कि जितने भी कंट्रीज होते हैं वो सभी जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं या पॉलिटी का फॉर्म करते हैं। पॉलिटी कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी समाज है, उस समाज में एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, यानी कि वहाँ पर एक व्यवस्था बनी हुई है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से वो समाज चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटी। तो कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट तरीके से क्या करे, काम करे, तो उसके लिए मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस में कि गवर्नमेंट किस ढंग का होगा, वहाँ पे किस ढंग का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, और जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होंगे उसके गाइडलाइंस बताए गए हैं कि किसके पास कितना पावर होगा, किसको क्या अधिकार होगा। ये तमाम बातें जो हैं वो जिक्र की हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किया हुआ है। और यही कारण है कि जो हमारा भारत है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी के रूप में देखा जाता है, यानी कि एक आज़ाद देश हमारा है, एक लोकतांत्रिक देश में, और इसमें पॉलिटी व्यवस्था भी की हुई है, यानी कि हमारे देश में क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है कि किसके अनुसार क्या काम किया जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी व्याख्या किया
कि हमारे देश में या किसी भी देश में एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए और उन सब के लिए एक नियम लिखे हुए हैं कि उनको करना क्या है, उनको कितना अधिकार दिया गया है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। दूसरा, अगर हम लोग इसको और ढंग से समझने का प्रयास करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग मान के चले कि हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया हुआ है कि हम अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, किसी भी लीडर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मर्जी से क्या करोगे, किसी भी लीडर को चुन सकते हो और उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अपने पक्ष के लिए, अपने हितों के लिए आप उसको भेज सकते हो, ताकि वो आपके लिए जो वहाँ पे सुविधाएं हैं आपके मोहल्ले में उसको वो करवा सके। तो इसके लिए हम लोग एक नेता चुनते हैं। लेकिन ऐसा मान लीजिए कि वो नेता जो है वो अगर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि अपने पावर का मिसयूज करना अगर वो शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो फिर क्या आप कर सकते हो इसके लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये भी व्याख्या किया होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड्स। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि जो आपके लीडर हैं, जो आपके थ्रू चुन के गए हैं, अगर वो अपने मनमानी करते हैं या वो किस तरह से पावर का मिसयूज करते हैं, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की हुई है कि आपको वो सुरक्षा इन सब चीज़ों से करा सके। इसके खिलाफ वो क्या करे, एक सेफगार्ड आपके लिए तैयार करके दे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी क्या है, ये सेफगार्ड बनाया हुआ है जो ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट में काम करती है। तो अब इसको हम लोग समझने के लिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक सुरेश नाम का एक लड़का है और अपने क्लास का वो मॉनिटर है। ठीक है, लेकिन ये लड़का जो है उसका नेचर है कि वो थोड़ा दबंग टाइप का है, यानी कि थोड़ा सा वो दबंग है और वो लोगों पे थोड़ा सा अपना जो है वो रोष जो है वो झाड़ता है और उसके जितने भी क्लासमेट है उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उसकी टीचर है जिसका नाम है श्रीमती रावत, उनको अचानक किसी काम से बाहर जाना होता है, तो वो बच्चे अच्छे से काम कर सके उसका देखभाल के लिए वो सुरेश को क्या करती हैं, अपॉइंट करके जाती हैं एज अ मॉनिटर कि आप मॉनिटर के तौर पे यहाँ पे काम करो। तो सुरेश जो है अपना मौका का फ़ायदा उठाता है और अनिल को परेशान करना शुरू करता है। तो जैसा कि यहाँ पर अब देख लीजिए कि ये जो है, ये सुरेश है, ये डायरेक्टली कहता है कि मैं आज तुम्हारी शिकायत कर दूंगा राव मैडम से। तो अनिल यहाँ पे कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आप मेरा शिकायत क्यों करोगे। तो उसके बाद जो है वहाँ पे जो उसके मैडम होती हैं वो रिटर्न आती हैं। जब वो रिटर्न आती हैं तो ये जो लड़का है जो मॉनिटर था वो टीचर को क्या करता है, बताता है कि जो अनिल है काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रहा था, सबको परेशान कर रहा था और वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। तो यहाँ पर जो टीचर है वो अनिल के पास जाती है और वो सीधा एक पनिशमेंट देती हैं कि छुट्टी के बाद तुमको स्कूल में ही रुकना पड़ेगा और 100 बार तुम्हें लिखना पड़ेगा कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा, ऐसा सेंटेंस तुम्हें 100 बार लिखना होगा। और उसके बाद जो अनिल है वो बोलता ही रह जाता है कि मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, और इस तरह से मनमानी करके जो सुरेश है वो चला जाता है। अब थोड़ा सा इस पूरे कहानी को आप समझिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, क्लास को संभालने के लिए किसको दिया गया था, सुरेश को, जो कि मॉनिटर था। और ये क्या करता है कि इसको एक पावर दिया गया था क्लास को संभालने का, लेकिन इसने क्या कर दिया, इस पावर का मिसयूज कर दिया। जो जिसकी गलती नहीं थी उसको वो क्या करवाता है, सजा दिला देता है। तो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम अपने नेता को चुनते हैं और वो चूज होने के बाद जब वो नेता बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने पावर का मिसयूज करते हैं। तो इस मिसयूज जब वो करेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए क्या व्यवस्था करती है, यानी इस तरह की जो गलती होती है, जो अपने अधिकार का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक यहाँ पर इसके खिलाफ एक सुरक्षा जो है वो प्रदान करती है कि आप ऐसी चीज़ों से भी अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ होता है। एक हम लोग यहाँ और भी एग्जाम्पल देखने का प्रयास करेंगे
कि इस तरह के जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो अपने पावर का, अपने ऑथोरिटी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिखित प्रावधान जो है वो बनाया गया है। तो इसके लिए जिसे हम लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक व्यवस्था बनाई गई है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, यानी कि एक बेसिक राइट्स आपके लिए बनाया गया है जिसका कोई भी आपको इस तरह का आपके साथ नहीं कर सकता है, और उसके लिए आप चाहे तो कोर्ट में जाकर लड़ भी सकते हैं। ऐसी व्यवस्था इसमें बनाई गई है। तो इसके लिए हम लोग ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर एक राइटर थे जो एक दलित राइटर थे और जिनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर थे और इन्होंने एक बुक लिखी है जूठन। ये बुक आप ज़रूर परचेस कर लीजिएगा, आपको अमेज़न वगैरह में मिल जाएगा और वहाँ से आप इस बुक को पढ़िएगा। इन्होंने एक जूठन नाम की बुक लिखी है जिसमें एक दलित समाज के साथ क्या होता है इसमें जिक्र किया हुआ है। बहरहाल यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता था। किस आधार पे? इस आधार पे कि वाल्मीकि जो थे वो सिर्फ और सिर्फ दलित समुदाय से बिलोंग करते थे, वो दलित थे, इसीलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो जब स्कूल जाते थे, यानी जब वो बच्चा थे, तो सारे बच्चे क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते थे, लेकिन जो उनके टीचर्स थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को पूरा स्कूल साफ करने का काम देते थे, पूरा ग्राउंड साफ करने का काम देते थे, और वो काम तब तक करते रहते थे जब तक कि बेल ना लग जाए। वो पसीना पसीना हो जाते थे, पूरा जो धूल वगैरह है उनके फेस पे आ जाता था, पूरी तरह से वो गंदे हो जाते थे, लेकिन उनको पढ़ाई करने के बजाय उनसे क्या कराया जाता था, स्कूल के काम कराए जाते थे, साफ सफाई का। तो ये क्यों कराया जाता था कि सिर्फ और सिर्फ जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो एक दलित समाज से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कराया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का उल्लंघन आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। ऐसा क्या है चीज़ है कि अदर बच्चे सारे के सारे क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश जो वाल्मीकि है उनको सिर्फ ग्राउंड साफ करने के लिए भेजा जा रहा है पढ़ाई के दौरान पर, और अलग जो बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि को ही ग्राउंड साफ करने के लिए या क्लास साफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दलित होने के नाते इनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का ये उल्लंघन है जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, यानी कि कहीं ना कहीं सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, यानी राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि क्या ऐसी खूबी है अदर बच्चों में जो पढ़ सकते हैं, और ऐसा क्या खूबी नहीं था ओम प्रकाश वाल्मीकि में जिनको पढ़ने का अधिकार ही यहाँ पे नहीं मिल रहा है, उनको सफाई का अधिकार दिया जा रहा है। तो राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो इस तरह का अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम बनता है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है तो वो कमज़ोर को दबा सकता है, ठीक है, तो इस तरह ना हो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी व्यवस्था रखी गई कि सबके पास ऐसा अधिकार होगा कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, सभी इस देश में बराबर है और सभी को एक जैसा रहने का पूरा अधिकार यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसके जाति के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोग आपके आसपास में है तो आप उसको मुस्लिम कह के उसके ऊपर शोषण नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो पंजाबी है या दलित है या कोई भी अदर कास्ट का है, तो आप उसके ऊपर किसी तरह का कोई भेदभाव या उसका शोषण नहीं कर सकते हैं जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे या जेंडर के आधार पर भी। जेंडर के आधार पे कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए पुरुष जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल उनके पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी महिला के ऊपर भी क्या करे, शोषण करे या उनको बराबरी का हक ना मिले। तो जेंडर के आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर कोई इसको करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
तो ये तमाम शक्तियां जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दिया गया है कि ऐसे जो मिसयूज कर देते हैं लोग पावर को, उसके लिए प्रावधान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिया गया है। और ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये गारंटीड हैं। किसके जरिए? ये गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। अगर मान लीजिए कि आपके साथ कास्ट के आधार पे भेदभाव हो रहा है तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पुलिस प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है या कोई भी आपका प्रशासन इस बात को नहीं सुनता है, तो आपके पास पावर होती है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटीड होती हैं, जिसका कोई भी किसी भी हालत में हनन नहीं कर सकता है। तो यही कारण है कि कोई भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, इन कॉन्स्टिट्यूशन में इन तमाम चीजों का जिक्र किया हुआ है जिसका वायलेशन कोई ना करे। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही अहम भूमिका भी निभाता है कि अगर मान लीजिए कोई डोमिनेंट ग्रुप है, यानी कोई ताकतवर एक संगठन है या कोई ताकतवर एक जाति है, वो किसी कमज़ोर को नहीं दबा सकता है। तो इस बात का भी ध्यान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई शक्तिशाली है और वो कमज़ोर के ऊपर अत्याचार करना चाहता है या कमज़ोर को दबाना चाहता है, तो इसके अगेंस्ट में भी कानून जो है वो बनाया गया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नियम जो है वो जोड़ा गया है। अब इस बात को समझने के लिए चलिए एक यहाँ पर स्टोरी समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गेम का पीरियड जो है वो चालू हो जाता है, लोग यहाँ पर खेलना वगैरह जो है वो शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लड़कों का एक ग्रुप है और एक लड़कियों का ग्रुप है। तो लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और जो लड़कियां हैं वो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा सा बदलाव किया जाए गेम में, क्योंकि बार बार क्रिकेट ही खेलना पड़ रहा है। तो जो लड़के हैं वो जिद पे आ जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। अब दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बहस हो जाती है। जब बहस हो जाता है तो ये दोनों जो हैं टीचर के पास जाते हैं। टीचर फिर डिसाइड करता है कि आप लोग हाथ उठाओ, जिसके तरफ ज़्यादा वोटिंग होगा वही खेल यहाँ पर खेला जाएगा। तो लड़के जब हाथ उठाते हैं तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और लड़के जो हैं वो जीत जाते हैं। यानी कि अब मजबूरी है कि लड़कियों को भी क्या खेलना पड़ेगा, क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा, ना कि उनको अब बास्केटबॉल खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दिक्कत जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ही लड़के जीत जाते हैं तो वो अपना खुशी जाहिर करते हैं और लड़कियों को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जो लड़कियां थी वो तो समझ गई कि जाहिर सा बात है, जीतोगे तुम ही लोग। क्यों जीतोगे? क्योंकि तुम लोग मेजोरिटी में हो। मेजोरिटी में उसका यह क्या मतलब हुआ कि तुम्हारी संख्या जो है, लड़कों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और लड़कियों की जो संख्या है वो तो कम है। तो ये हर हालत में इनका क्या है, हार ही होगा। तो इसको हम माइनॉरिटीज कहेंगे। जिसकी संख्या कम हो उसको हम माइनॉरिटीज कहते हैं और जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसको हम मेजोरिटी कहते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो लड़कियां हैं या जो हम कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी इच्छाओं को यहाँ पे दबाया जाता है। वो इच्छा कर रही है उनकी इच्छाओं को सुना नहीं जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेजोरिटी में है उसके पास पावर ज़्यादा है, और जो माइनॉरिटी में है उसके पास पावर कम है, यानी कि वो कमज़ोर वर्ग का हिस्सा है। तो अगर कोई मजबूत हिस्सा है अगर कमज़ोर हिस्से को दबाता है तो इसके अगेंस्ट के लिए भी क्या है, एक कानून में प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। तो ये रूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई कमज़ोर वर्ग को ना दबाए, इसके लिए भी एक कानून जो है वो बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि दरअसल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है और किस तरह से उनका शोषण किया जा सकता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि इस तरह की सिचुएशन और भी हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में पनप सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई नेता वगैरह चूज़ किया, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आपने चूज़ किया, अब अगर वो क्या करे, तानाशाही करने लगे, यानी कि इस तरह का वो करे कि उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल चुका है और वो क्या करे, टियरनी करना शुरू कर दे। टियरनी कहने का मतलब होता है कि जो पावर है जो भारत कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने देश को दिया है, अगर उस पावर का वो क्या करे, गलत इस्तेमाल करे, वो अत्याचार करने के लिए उसका इस्तेमाल करे, या अन्यायपूर्ण तरीके से अगर वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है तो उसको हम टायरेनी कहते हैं। ठीक है, तो टियरनी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। टियरनी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज करना और क्रुएलिटी करना या अन्यायपूर्ण उसका इस्तेमाल करना या किसी पे अत्याचार करना, उसको हम टियरनी कहा करते हैं। तो ऐसा चांसेस होता है कि कोई हमारे पावर का गलत इस्तेमाल करके या तानाशाही सरकार चलाने का प्रयास भी कर सकता है। तो इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान जो है वो बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा हिटलर का लेकर। हिटलर क्या किया था कि एक तानाशाही सरकार चला रहा था, यानी कि वो पावरफुल था तो लोगों को जिस तरह से लोग चाहते थे उस तरह से वो बिहेव नहीं करता था, वो अपने मनमानी करता था। जैसे कि वो नॉर्डिक आंखों वालों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता था, बाकी सबको मरवा दिया जाता था गैस चैम्बर में, या उनको जॉबलेस कर दिया जाता था। वो बाध्य कर दिया था कि ये देश में इसी तरह के लोग को ही सिर्फ यहाँ पे मौका मिलेगा। तो इस तरह का कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है हिटलर ने क्रिएट किया था। तो इसको हम कहेंगे कि टियरनी है, यानी कि जो पावर मिला हुआ है उस पावर का एक क्रूल इस्तेमाल कर रहा है, वो पावर को अनजस्ट तरीके से यूज कर रहा है, अत्याचार करने के लिए उस पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या है, जो जर्मनी में हिटलर जो कर रहा है वो एक टियरनी केसेस का है। लेकिन हमारे देश में ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पहले ही एक कानून व्यवस्था बना दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक कानून व्यवस्था बना दिया गया है कि कोई भी तानाशाही नहीं कर सकता है, निरंकुशता जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि मनमानी ढंग से सत्ता को नहीं चला सकता है वो। ठीक है, तो उसके लिए एक कानून जो है वो बनाया गया है ताकि कोई किसी पे क्रूर अत्याचार ना करे पावर का इस्तेमाल करके, या जो कमज़ोर वर्ग है उसको कहीं कोई उस पर अत्याचार ना करे। तो इसके लिए भी बहुत सारा जो केसेस है, बहुत सारे जो रूल्स हैं वो लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हम लोग सही से कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल कर सकें। भारत में अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एक ही जात है और उस जात में बहुत सारे जात बटे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ हिंदू का। अब हिंदू जो है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है कि कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई दलित समाज का है, कोई व्यापारी समाज का है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन है। तो होता क्या है कि यहाँ पर डोमिनेशन होता था पहले के ज़माने में कि जो दलित होते थे उनको पढ़ने का ही मौका नहीं मिलता था, 1000 वर्ष तक उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस तरह से इंटर कम्युनिटी में भी क्या होता है, डोमिनेशन होता है, उनको दबाया जाता है, दबाने का प्रयास किया जाता है, या पावर का मिसयूज करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। जैसे कि और भी एग्जाम्पल, मुस्लिम में भी कई तरह के वर्ण व्यवस्था बनी हुई है। तो वो जो अपर वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं वो नीचे वाले को दबाने का प्रयास करते हैं।
तो इस तरह का जो मानसिकता है, इस तरह का मानसिकता से लड़ने के लिए भी या इस तरह का जो शोषण होता है इसके खिलाफ भी जो है हमारे कानून में व्यवस्था बनाई गई है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके। अगर इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है कि माइनॉरिटी के केसेस में कौन आता है और इनका रिस्पेक्ट किया जाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हमें इन्हीं प्रश्नों के जवाब इसमें ढूंढ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि एक स्कूल है और इस स्कूल में टोटल जो टीचर्स हैं, ठीक है, 30 हैं, जिसमें से 20 जो है वो मेल हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि टोटल स्कूल में टीचर्स कितने हैं, 30, जिसमें से 20 क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेल टीचर हैं। तो फीमेल टीचर कितने हो गए, डेफिनेटली 10। तो यहाँ पे देखिए 20 टीचर क्या है आपके, 20 टीचर यहाँ पर हैं मेल, और यहाँ पे 10 जो टीचर हैं वो क्या है, फीमेल हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम संख्या किसकी है, फीमेल की है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनॉरिटी में आ गया। तो अब इनका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसके लिए एक खास प्रोविज़न बनाता है, एक खास कानून बनाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका जो है सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं जो अदर 20 मेल वाले टीचर्स कर रहे हैं। ये भी उतना ही हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इसीलिए इनका भी अधिकार और हक है कि इनको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। दूसरे वाले में देखिए, बी वाले में, कि एक शहर है और उस शहर में 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 5% लोग ही बुद्धिस्ट हैं, बाकी कितने बच गए, 95%। तो 95% कुछ और धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन सबसे कम जो संख्या है वो बुद्धिस्ट की है। तो बुद्धिस्ट कितने हैं, मात्र 5% हैं। तो ये क्या हो गया, माइनॉरिटी के केसेस में आ गया। तो इनका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसा क्यों, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, कानून में व्यवस्था जो है वो बनाई हुई है। क्या बनाया हुआ है कि हमारा जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 95% अगर मान लीजिए हिंदू लोग हैं तो वो ज़बरदस्ती करे कि आप भी हिंदू बन जाइए या आप इसी धर्म को मानिए, ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रावधान बनाई गई है कि जिसको जो इच्छा है वो अपने मर्जी से धर्म को अपना सकता है, उस पर कोई किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती या किसी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये जो 5% बुद्धिस्ट लोग हैं, इनके साथ किस तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, इनके साथ किस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और एक्चुअली ये क्या है, माइनॉरिटी के केसेस में भी आ जाते हैं। थर्ड वाले केसेस के तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन अ फैक्ट्री मेज फॉर ऑल एम्प्लॉयज 80% आर वेजिटेरियन। तो एक कंपनी है, कंपनी में एक मेज है और उसमें जो है 80% लोग क्या है, वेजिटेरियन है, यानी मांस मछली जो है वो नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब कि जो खाने वाले लोगों कितने 20% हैं। तो यहाँ पर भी ये माइनॉरिटी के केस में कौन हो जाता है, ये नॉन वेजिटेरियन लोग। तो यहाँ पर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कानून बनाता है कि आप किसी को किसी चीज़ को खाने पीने से नहीं रोक सकते हैं। अगर किसी को मांस मछली खाना पसंद है तो आप उसके साथ बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप साग सब्जी ही खाइए, या आप इसके साथ रोक टोक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्री है कि किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यवस्था बनाता है और वो खुद का जो भी उनको इच्छा है वो अपनी चॉइस के हिसाब से खाना को खा सकता है। उनके पास ये राइट, ये पावर उनको दिया गया है। डी वाले ऑप्शन में देखिए, एक क्लास है और उस क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 40 स्टूडेंट क्या हैं, मोर वेल ऑफ फैमिलीज हैं, यानी कि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं 40%। लेकिन 10% जो है वो बहुत ही गरीब तबके का है, वो यहाँ पर आते हैं। तो अब क्या यहाँ पे माइनॉरिटी कौन हो गया, ये 10% वाले लोग हो गए, ठीक है। ये गरीब है या बहुत अच्छे नहीं है, पुअर स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर भी आप इनके आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास राइट टू इक्वलिटी का पावर है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास इक्वालिटी का
जो है वो पावर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और आप इसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव या इन्फीरियरिटी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, जो भी आप अपना नेता चुन रहे हैं, अगर उससे सारे पाबंदियां हटा ली जाएं तो क्या हो सकता है? तो डेफिनेटली आप इस सवाल का जवाब शायद समझ ही गए होंगे कि अगर सारी रिस्ट्रिक्शंस अगर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे अगर हटा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो पावर का मिसयूज करेगा, पावर का मिसयूज करेगा। और जब पावर का मिसयूज करेगा तो जाहिर सा बात है कि आपका न्याय नहीं हो पाएगा, आप पर अत्याचार किए जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ पर तानाशाही सरकार आ जाए, हो सकता है फौजी शासन आ जाए। तो अगर जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो आप नेता चुनते हैं, अगर उसके ऊपर इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मनमानी करना शुरू कर देंगे वो लीडर लोग, और आपके जितने भी राइट्स हैं उसका क्या करना शुरू करेंगे, वायलेशन करना शुरू करेंगे, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि वो अपने मोटिव्स को पूरा कर सके, तो अपने मोटिव्स के लिए वो काम करना शुरू कर देंगे। सो इसी कारण से जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, उसके लिए भी एक वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप मनमानी ना कर सके, आप जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के, उसके फंडामेंटल राइट्स को आप डिस्टर्ब ना कर सकें। एक कहानी के माध्यम से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लड़की है और इसका नाम शबनम है, और इसका अगले दिन एग्ज़ाम है, और इसका 2 चैप्टर जो है वो बचा हुआ है रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीवी में एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे चलता रहता है, और ये यहाँ पे देखते रहती है। लेकिन इस बात को भी इसका फिक्र होता है कि इसके 2 चैप्टर्स जो है वो रिवाइज नहीं किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये 2 चैप्टर रिवाइज नहीं करते तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो लाने से चूक जाती हैं। तो यहाँ पर जो बैठी हुई हैं वो शबनम की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि भाई तुम इतनी चिंतित क्यों हो, क्या बात है? तो ये फिर कहती है कि मेरा भी बहुत मन कर रहा है इस टीवी प्रोग्राम को देखने के लिए, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोग्राम है, तो मैं भी इसे देखना चाहती हूँ, लेकिन कल मेरा एग्ज़ाम है और मैंने 2 चैप्टर का रिवीजन नहीं किया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग में से कोई भी आज टीवी प्रोग्राम को ना देखें? अब यहाँ पे आपको समझना है, लड़की क्या फोर्स अब करना शुरू कर रही है कि मेरे वजह से, क्योंकि मेरा 2 चैप्टर का एग्ज़ाम है, तो आप लोग में से भी यानी कोई भी इस टीवी प्रोग्राम को अगर नहीं देखेंगे तो मेरा भी मन जो है वो नहीं ललचाएगा इस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा देखते इस स्टोरी से क्या समझते हैं, तो हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं वो अपना एक स्पेशल विचारधारा जो है वो थोपना चाहती है इन सब पर, यानी मनमानी करना चाहती है, अपने ढंग से वो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस को फिट करना चाहती है, जो कि इसके फैमिली में जो फैमिली ऑनर है उसके अगेंस्ट में है कि भाई आपकी एग्ज़ाम है तो आपके लिए हम सभी कोई कुर्बान कर दे, तो ये तो सही चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक इसकी प्रोविजंस बनाई गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस। तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति मनमानी ढंग से कोई डिसीजन ना ले और उसका इस्तेमाल ना करे, इसके लिए भी, इससे बचने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान जो है वो बनाया हुआ है। कैसे, आप थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि जो आपके यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स चलते हैं, तो पार्टी पॉलिटिक्स मान लीजिए कि कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं और किसी के मन में ये भावना है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स हैं उनसे किसी तरह का कोई ठीक से उन्नति या विकास का काम नहीं हो पा रहा है हमारे देश में, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर क्या करें, फौजी शासन जो है वो लागू करते हैं, यानी कि डिक्टेटर शासन जो है वो यहाँ पर लेके आ जाए, या तानाशाही सरकार जो है वो हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएं। तो ये
हमारे लिए बहुत खतरा पैदा कर सकता है कि डिक्टेटर रूल जो या शासन जो आएगा, जो फौजी शासन आएगा या जिसको हम कहेंगे तानाशाही शासन, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के विरोध में काम करेगा। आपकी जितनी भी लोकतंत्र है, जितनी भी आपकी आज़ादी है, वो छीन ली जाएगी। तो ऐसा किसी के चाहने पर ऐसा नहीं है कि इसको बहुत आसानी से पलटा जा सकता है, कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है उसको रातों रात में हम लोग एक फौजी शासन में या तानाशाही सरकार में पलट दें। तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए भी एक प्रोविजंस जो है, इसको बचाने के लिए भी, यानी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भी क्या है, यहाँ पर कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को बनाए गए हैं कि कोई अपने मनमानी तरीके से इस तरह का ना हो कि वो सपोर्ट करना लगे कि आप तानाशाही सरकार बनाइए, फौजियों का सरकार यहाँ पे चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता है तो जो हमारी लोकतंत्र का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा। इससे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम जो हैं वो रुक जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाएगा, हमारी फ्रीडम जो वो छीन जाएगी। इस वाली स्टोरी में भी बिल्कुल यही चीज़ हो रहा था कि इसके मन करने से टीवी पूरा बंद हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तानाशाही जैसा शासन जो है वो आपको दिखाई देगा। जबकि इसके लिए, इसके अगेंस्ट में एक कानून जो वो बनाया गया है कि आप अपनी मर्जी से इस तरह की चीज़ें नहीं लागू कर सकते हैं। Why does a democratic country need a constitution? इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी जो लोकतांत्रिक देश है उसे कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। तो बहरहाल चलिए हम लोग यहाँ पर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अगर कोई मिसयूज़ करता है अपने पावर को, अगर कोई किन्हीं को पावर दिया गया उस पावर का मिसयूज़ करता है, तो उसके अगेंस्ट रूल रेगुलेशंस लिखे हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है कि कोई भी पावर का मिसयूज़ करके आपके खिलाफ कार्रवाई ना कर सके, उसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गारंटी देता है, किस चीज़ का गारंटी देता है? राइट टू इक्वालिटी का, यानी कि चाहे वो औरत हो मर्द हो, सबको इक्वल राइट मिले हुए हैं। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, उसको भी इक्वल राइट मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि वो अगर अदर कास्ट का है तो उसके साथ भेदभाव आप करेंगे या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को रोकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी प्रोवाइड की गई है राइट टू इक्वलिटी को लेकर। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स को दिए हैं ताकि वो अपनी बात को रख सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारा फंडामेंटल राइट्स सेव रहे। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रोविजंस है कि कोई भी जो डोमिनेंट ग्रुप है, यानी कि जो शक्तिशाली ग्रुप है, वो कमज़ोरों को ना दबाए, कमज़ोरों पर जुल्म ना करे, उसको रोकने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक को ही पावर नहीं दिया है, यानी कि गवर्नमेंट में उसने क्या कर रखा है कि हर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। स्टेट लेवल पे कुछ पावर है, कुछ सेंट्रल लेवल पे पावर है, कुछ जुडिशरी को पावर दिया गया है ताकि कोई भी इसका मिसयूज ना कर सके। तो तमाम इन कारणों से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। हमारे देश में, यानी कि भारत देश में, पहले ब्रिटिश रूल चल रहा था और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। तो जो ब्रिटिश रूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था वो हमारे मर्जी का नहीं था, और ऐसे रूल्स थे जो हमारे अगेंस्ट काम क्या करता था। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि एक आंदोलन चला, इंडियन नेशनल मूवमेंट इसका नाम रखा गया। तो उस आंदोलन के बाद लोगों ने कल्पना किया, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो गया,
तो लोगों ने कहा कि रूल्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे लोगों के हित में हो, हमारे लोगों की भलाई के लिए हो। जो ब्रिटिश ने रूल बनाया है वो रूल उनके मुनाफे के लिए था, ना कि जो वहाँ रह रहे इंडियंस थे उनके लिए काम कर रहा था। तो यहाँ पे जो कल्पना की जा रही थी कि किस तरह का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत के लिए बनाया जाए, तो उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर कहा कि भाई ऐसी संविधान की ज़रूरत है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है जिसमें सभी लोगों को ट्रीटेड इक्वली, सबको सम्मान अधिकार मिले, सबको सम्मान का हक हो, सबके साथ बराबरी वाला व्यवहार जो है वो किया जाए। साथ ही साथ सभी लोग गवर्नमेंट में या सरकार में पार्टिसिपेट ले सके, तो ऐसे कानून व्यवस्था की ज़रूरत है। तो लोगों ने इस तरह की कल्पना की कि सभी को समान अधिकार मिले, सभी कोई गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। तो इस तरह के वो कानून जो है वो लाना चाहते थे, इस तरह के वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार चाहते थे। और लगभग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय लगभग 300 आदमी के जो थे वो ग्रुप्स बने हुए थे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उतने सारे लोग जो थे वहाँ पे प्रेजेंट थे। और ये लगभग 1946 की आसपास की बातचीत है, और ये 3 साल तक यहाँ पे लोग आते रहे जाते रहे, और बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे पर क्या होते रहे, चर्चा होता रहा कि किस तरह का कानून व्यवस्था जो है हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो सके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब रूल रेगुलेशन बन रहे थे तो किसी एक व्यक्ति ने बनाया है, बल्कि लगभग उस समय 300 लोग का ग्रुप था जो मिलकर इस तरह के कानून व्यवस्थाएं बनाना चाह रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी सदस्य थे उनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था, और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी को खत्म करने और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया। तो ये तमाम चीज़ें उस समय विचार विमर्श का मुद्दा जो था बना हुआ था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन तमाम चीज़ों को लाया गया। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि गरीबी कैसे हटाया जाए, इसके लिए खास रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी। इस पर वो उन्होंने विचार किया। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी लोग थे वो किस प्रकार से अपना जनप्रतिनिधि को उसमें अपना भूमिका निभा पाएंगे, उसके लिए भी यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट दस्तावेज लिखा गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में संघवाद कहते हैं।
तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि एक ही देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, यानी कि यहाँ पर एक ही लेवल का सिर्फ सरकार नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ सेंटर सरकार, मतलब कि जो सेंटर पे बैठते हैं सरकार लोग, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, कुछ स्टेट पे बैठते हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, एक अपना एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूपी हो गया, एक अलग आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसी तरह से दिल्ली खुद एक आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि हर स्टेट में एक अपनी अपनी सरकार होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म हम किसको कहते हैं कि एक ही तरह का सरकार नहीं है, बल्कि उसमें एक से ज़्यादा लेवल की सरकार है, यानी कि एक स्टेट लेवल पर भी सरकार है, एक सेंट्रल लेवल पर भी सरकार है, और एक पंचायती राज लेवल पर भी सरकार है। यानी पंचायती राज कहने का मतलब जहाँ पर आप मुखिया का चुनाव करते हो, जिला परिषद का चुनाव करते हो, ठीक है, तो ये सब पंचायती राज के अंदर आता है आपका। उसी तरह से जहाँ पे आप मुख्यमंत्री वगैरह चुनते हो तो वो आपका स्टेट लेवल के अंदर आता है, और जहाँ पर आप सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, जहाँ पे आप प्रधानमंत्री को चूज करते हो, तो वो आपका हो जाता है सेंट्रल लेवल का सरकार। तो इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, फेडरलिज्म को स्थान दिया गया है। फेडरलिज्म मतलब कि एक से ज़्यादा लेवल की सरकार को यहाँ पे महत्व दिया गया है। कुछ सरकार स्टेट लेवल पर होंगी, कुछ सरकार सेंट्रल लेवल पर होंगी, और कुछ सरकार जो है वो आपके लोकल लेवल पर होंगी, जिसको हम पंचायती राज कहा करते हैं। अब इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है, जो सेंटर पर बैठी हुई है, वही पूरे स्टेट को संचालित करेगी। ऐसा भी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ पावर जो है वो सेंटर के पास होती हैं, कुछ पावर ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं, और कुछ पावर ऐसे होते हैं ताकि वो लोकल इश्यूज को सॉल्व कर सकें। इस तरह का जो पावर का जो डिवीज़न किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो लोकल इश्यूज हैं उसको वो क्लियर कर सके, उसको वो ठीक कर सके, उनको बार बार जाकर सेंटर से परमिशन ना लेना पड़े। हाँ, ये बात है कि बहुत सारा कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अधिकार नहीं दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को भी ये अधिकार दिया है कि आप अपना कानून जो है वो बना सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हम लोग बात करें आरक्षण को लेकर कि किस जाति को किस स्टेट में आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये कौन तय कर रहा है, तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट तय करता है। तो इस तरह के स्टेट लेवल पे, पंचायती राज पे और सेंट्रल लेवल पर भी सरकार बने, और उसके अलग अलग पावर का डिवीज़न किया हुआ है, और इसी को हम लोग कहा करते हैं फेडरलिज्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक इसका भी जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर लोगों को जो भी 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो या किसी भी अदर कास्ट का हो या उसका कुछ भी पृष्ठभूमि रहा हो, उसको वोट देने का अधिकार है। पहला चीज़ तो इसमें एक ये है। साथ ही साथ उनकी मर्जी है कि वो अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, मतलब अपना नेता वो खुद का चूज कर सकते हैं वोट के माध्यम से। तो एक यहाँ पर उनको आज़ादी मिलती है, और दूसरी बात कि चाहे उनका कोई भी भाषा रहा हो, कोई भी जाति का हो, वो किसी भी वर्ग से आता हो, वो भी पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, भागीदारी ले सकता है। यानी सत्ता के लिए वो भी जो है अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है, मतलब सत्ता में भागीदारी अपना वो ले सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है कि आप खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, या चुनाव में जिनको आपको जिताना है उसके लिए आप वोटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी जो व्यवस्था है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और की फीचर्स को जोड़ा गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स। यानी कि कोई ऐसा ना हो कि कोई एक पावर का गलत इस्तेमाल करे, तो उसके लिए भी पावर को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे इसके 3 ऑर्गन्स बनाए गए, हमारे जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स बना दिया गया। एक तो लेजिस्लेचर है, यानी कि विधायिका, मतलब जिसमें आप विधायक लोग को चुन के भेजते हैं। तो जैसे लोकल एरिया हो गया, तो लोकल एरिया से क्या करते हैं लोग, अपनी समस्याओं का निदान करवाने के लिए अपने विधायक का चुनाव करते हैं, तो उसको हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, यानी कि विधायिका एक जो है शक्ति है।
उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब होता है जो कार्यपालिका होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका आपका होता है। तो एक्चुअल में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो शक्तियों को, पावर को 3 भागों में डिवाइड करता है। एक तो विधायिका में, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा जुडिशरी के फॉर्म में। अब ये जो विधायिका है ये क्या करता है? ये विधायिका जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्र से विधायक का चुनाव करते हैं, एमएलए का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो विधायक लोग यहाँ से चुन के जाते हैं, जो भी हम लोग चूज करते हैं कि यहाँ पे ये सब समस्या है, इसका निपटारा हो जाना चाहिए, तो उसको लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो डाला करते हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो एग्जीक्यूटिव एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोगों का समूह होता है जो क्या करते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं किसी लॉ को। जो लॉ बना हुआ है उसको वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे या उस लॉ को वो चलाएंगे, ठीक है। जैसे कि जो विधायक लोग होते हैं वो लोग कानून पास करते हैं, जब वो लोग चुन के जाते हैं तो वहाँ पे कानून बनाते हैं, कानून को पास करवाते हैं, और उस कानून को लागू कौन करवाता है, उस कानून को चलवाता कौन है उस स्टेट या देश में, तो वो किसका काम होता है? वो काम होता है कार्यपालिका का, यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और तीसरा जो है वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी करते हैं ये लोग, यानी कि मान लीजिए कि कोई विधायक का गड़बड़ी कर रहा है, या मान लीजिए कोई कार्यपालिका में गड़बड़ी हो रहा है, या नियम कानून को वो उल्लंघन करके चल रहा है, तो उसको सजा देने का अधिकार किसके पास है? जुडिशरी को है, यानी कि न्यायपालिका को है। तो इस प्रकार से 3 भागों में शक्तियों का डिवीजन किया गया है, एक तो कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी के फॉर्म में। तो इस प्रकार से जो पावर्स हैं उसका सेपरेशन कर दिया गया है, यानी कि एक ही ब्रांच को सब पावर नहीं दे दिया गया है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहे और कोई भी पावर का मिसयूज ना कर सके, इसके लिए इस तरह से पावर को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक और स्तंभ जोड़ा गया फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को जाति या धर्म या कास्ट के आधार पे किसी पे शोषण नहीं कर सकता है, उनको बोलने की आज़ादी होगी, और भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के विषय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पे कुछ कहते हैं कि इसके दोहरा चरित्र जो है वो रखा गया है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, यानी कि इतना अधिकार सुरक्षित होना चाहिए कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनका वो दावा कर सके लोग। एक तो इस बात का ध्यान ज़्यादातर रखा जाए, और दूसरी बात कि जो सत्ता में है, जो पावर में है, वो कहीं इन फंडामेंटल राइट्स को तोड़ मचोड़ ना कर सके। तो उन्होंने इस 2 बातों पर फोकस किया कि एक तो उस व्यक्ति को, उस सिटीजन्स को इतना मजबूत आपको बनाना है, इतना कानून अधिकार देना है कि उनका फंडामेंटल राइट्स को सीज ना करे। दूसरी चीज़ कि अगर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं तोड़ मचोड़ करके इस फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म ना करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बहुत ही दूरदृष्टि जो है वो दिखाई देती है। तो उन्होंने बहुत ही सोच समझकर लोगों को हर तरह से एक कानूनी अधिकार यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार क्या क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं। तो एक तो बनाया गया है राइट टू इक्वालिटी का, मतलब कि आप किसी को जाति के आधार पे, किसी को धर्म के आधार पे बिल्कुल भी उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, अगर महिला है और पुरुष है तो महिला के ऊपर आप शोषण करेंगे जेंडर के आधार पे, तो ये भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सबको यहाँ पर इक्वल राइट मिले हुए हैं। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के विषय में, यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स होंगे उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि बोलने की अधिकार यहाँ पर उनको मिलता है। वो अपना एक संगठन बना सकते हैं, वो कहीं पर भी कोई अपना काम जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए वो फ्री है, उन पर किस तरह का कोई दबाव बिल्कुल नहीं कोई दे सकता है। थर्ड जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई 14 वर्ष से नीचे उम्र का कोई लड़का है तो आप उसको जबरन काम नहीं करा सकते हैं। अगर ऐसा कराते हैं तो आप पे
कानूनी लगाम लगेंगे। दूसरी बात, किसी भी मनुष्य का लेन देन या उसका व्यापार आप नहीं कर सकते, मतलब उसको बेच नहीं सकते हैं। जो खरीद बिक्री होता है लोगों का या स्त्रियों का, वो यहाँ पे नहीं चल सकता है। इसके लिए भी कानून में एक फंडामेंटल राइट्स के तौर पे बना दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का केस है यहाँ पर। चौथा अगर देखा जाए तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कहने का मतलब कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। आप पर ये कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप क्रिश्चियनिटी को ही अपनाइए या आप मुस्लिम धर्म को अपनाइए। आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं, लेकिन आप पे कोई दबाव नहीं पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आपको दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी आपको मिले हुए हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टेट है, उस स्टेट में वो कल्चरल राइट्स भी प्रोवाइड कर सकता है, मतलब कि जो उस स्टेट का एक संस्कृति होगा उसको भी अपने एजुकेशन में जोड़ सकता है। तो उसका एक राइट बनता है, वहाँ पर एजुकेशनल सेक्टर में वो चेंजेस कर सकता है कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसको फैलाने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर एक एजुकेशनल राइट्स भी जो है उनको दिया हुआ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है और उसका किसी तरह से फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब किया गया है, या कोई स्टेट ही उसको अगर फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करता है, तो उस आदमी के पास इतना अधिकार होगा कि वो सीधा कोर्ट जा सकता है और इसके खिलाफ जो है वो लड़ सकता है। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और फीचर्स जोड़ा गया सेक्युलरिज्म को, यानी धर्म निरपेक्षता इसको हम लोग कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब हुआ कि सरकार का कोई रोल नहीं होगा कि किसी भी स्टेट में वो ज़बरदस्ती करे कि आप किसी धर्म को पालन कीजिए, या सरकार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है, उसको प्रमोट नहीं कर सकता है, या लोगों पर वो थोप नहीं सकता है कि आप इसी धर्म को मानिए या इस धर्म को नहीं मानिए। तो इसको हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्म निरपेक्षता इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल ताकत उसको दबा नहीं सकती है या उस पर फोर्स नहीं कर सकती है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी धर्म का पालन कीजिए और इस धर्म को छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंस बताने हैं फेडरलिज्म का, सेपरेशन ऑफ पावर्स का, फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति जो भारत के राजधानी में बैठा हुआ है, जो केंद्र सरकार में बैठा हुआ है, वही सारा डिसीजन अपनी मर्जी से लेना शुरू कर दे। तो इसके लिए क्या किया गया? फेडरलिज्म सिस्टम बनाया गया, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग अधिकार अलग अलग लेवल पे देती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को अलग पावर देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर देती है। साथ ही साथ जो एक और लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, तो वो उसको भी एक अलग पावर यहाँ पे मिला होता है, ताकि जो लोकल इश्यूज हैं उसको क्या किया जा सके, डील किया जा सके। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में फेडरलिज्म सिस्टम का जो है वो एक कॉलम रखा गया है, ताकि कोई एक ही आदमी सारा निर्णय लेना ना शुरू कर दे। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स के विषय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पावर्स को अलग अलग ब्रांच में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। क्यों किया गया? ताकि कोई भी पावर का मिसयूज ना कर सके। इसमें क्या है, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? कुछ पावर दे दिया गया लेजिस्लेचर को, यानी कि विधायिका को, कुछ पावर एक्सिक्यूटिव को यानी कार्यपालिका को दिया गया, और कुछ पावर जुडिशरी को यानी कि जो हमारा न्यायपालिका है उसको दिया गया। इसका काम होता है सजा सुनाना, और जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, जो कार्यकारी का जो होता है, उसका काम होता है कि कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना, और जो विधायिका होता है, लेजिस्लेचर होता है, उसका काम होता है कानून बनाना। तो इस तरह से क्या कर दिया गया है कि तीनों ब्रांच को अलग अलग सेपरेट करके रखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के विषय में। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये आप सभी कोई जानते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सेक्शन बना के रखा फंडामेंटल राइट्स को
और ये फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं और इसमें इतनी पावर दी गई है कि कोई भी इसका तोड़ मरोड़ ना कर सके और सोशल कंट्रोल रखा भी जा सके, उनको लिबर्टी हो अपनी बात रखने के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स का भी यहाँ पर प्रावधान जो है वो रखा गया है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के विषय में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के विषय में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा देश है उसमें जो मेल है, फीमेल है या जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन सब को वोट देने का अधिकार है। यही नहीं, वो खुद इलेक्शन में भाग भी ले सकते हैं, खुद अपने आप को लीडर के तौर पे भी चुन कर आ सकते हैं, ये भी उनका अधिकार दिया गया है, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी जाति धर्म से वो बिलोंग करे। तो यहाँ पर भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो डाल दी गई है। Why does a democratic country need a constitution? इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी जो लोकतांत्रिक देश है उसे कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। तो बहरहाल चलिए हम लोग यहाँ पर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अगर कोई मिसयूज़ करता है अपने पावर को, अगर कोई किन्हीं को पावर दिया गया और उस पावर का मिसयूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट रूल रेगुलेशंस लिखे हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है कि कोई भी पावर का मिसयूज़ करके आपके खिलाफ कार्रवाई ना कर सके, उसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गारंटी देता है, किस चीज़ का गारंटी देता है? राइट टू इक्वालिटी का, यानी कि चाहे वो औरत हो मर्द हो, सबको इक्वल राइट मिले हुए हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, उसको भी इक्वल राइट मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि वो अगर अदर कास्ट का है तो उसके साथ भेदभाव आप करेंगे या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को रोकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी प्रोवाइड की गई है राइट टू इक्वलिटी को लेकर। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स को दिए हैं ताकि वो अपनी बात को रख सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारा फंडामेंटल राइट्स सेव रहे। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रोविजंस है कि कोई भी जो डोमिनेंट ग्रुप है, यानी कि जो शक्तिशाली ग्रुप है, वो कमज़ोरों को ना दबाए, कमज़ोरों पर जुल्म ना करे, उसको रोकने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक को ही पावर नहीं दिया है, यानी कि गवर्नमेंट में उसने क्या कर रखा है कि हर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। स्टेट लेवल पे कुछ पावर है, कुछ सेंट्रल लेवल पे पावर है, कुछ जुडिशरी को पावर दिया गया है ताकि कोई भी इसका मिसयूज़ ना कर सके। तो तमाम इन कारणों से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर नेपाल के 2 कॉलम दिए हुए हैं। नेपाल जब 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा था, जब वहाँ पे जो कार्यकारी थी यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर था, वो आर्टिकल 35 में क्या लिखा हुआ था वो हम देखेंगे। और जब डेमोक्रेटिक बन जाता है नेपाल, यानी कि 2015 के बाद का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसमें फेडरल एग्जीक्यूटिव बनता है, तो अब देखिए कि दोनों में क्या फ़र्क आता है। यहाँ पे आर्टिकल 35 पर ये लिखा रहता है, 1990 की बात हम कर रहे हैं नेपाल की। तो इसमें क्या रहता है कि जो पावर है वो किसके पास होगा? किंगडम के पास होगा, ठीक है। यानी कि जो वहाँ पे राजा होगा, महाराजा होगा, उसी के पास पावर होगा और वही पावर किसको देगा? अपने मंत्री को देगा या अधिकार देगा अपने मंत्रियों को कि करना क्या है। लेकिन सारा पावर किसके पास है? सारा कंट्रोल किसके पास है? राजा के पास है। लेकिन जब नेपाल आज़ाद हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक जब हो जाता है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है और आर्टिकल 75 में कुछ जिक्र होता है। तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि जो कार्यकारी पावर दिया गया है, उसमें क्या है कि जो भी पावर है वो किसका
अनुसरण करेगा कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका लॉ है, उसके लक्ष्य को प्राप्ति करने के साथ साथ जाएगा। साथ ही ये अधिकार किसको देता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि जो वहाँ के मिनिस्टर्स होंगे उनको ये पावर देता है कि किस तरह के कानून लाने हैं, बदलने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ राजा को मिला हुआ है। तो बहरहाल इन दोनों में आपसे यही पूछा जा रहा है कि दोनों में तो एग्जीक्यूटिव पावर दिया हुआ है, तो आखिरकार दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यह आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 35 का, जो कि 1990 में, यानी कि जब राजा महाराजा का शासन चल रहा था, तो उस समय क्या था कि पावर किसके जरिए शेयर किया जा रहा था, किंग के माध्यम से। यानी कि जो वहाँ के राजा महाराजा हैं वही इसका इस्तेमाल कर सकते थे और वही क्या करते थे, अपने मिनिस्टर को क्या कर सकते थे, पावर या अधिकार दे सकते थे किसी चीज का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मोनार्की चल रहा था, यानी कि वहाँ पे राजतंत्र चल रहा था। लेकिन जैसे ही 2015 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया। तो सेकेंड वाला में आप यही देख सकते हैं कि ज़्यादा लंबा समय तक यहाँ पे राजतंत्र नहीं चल पाया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर देता है। यहाँ पे जितने भी राजा को पावर दिया गया था, जो वेस्टेड दिया गया था, वो सारे के सारे पुराने पड़ गए थे और उसको हटा दिया गया। और डेमोक्रेसी जैसी बनी तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से पावर किसको दिया गया, जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे उनको ये पावर दी गई है, ताकि लोग अपने तरीके से देश को चला सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे वो लागू करवा सके। अगर जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, जो भी आप अपना नेता चुन रहे हैं, अगर उससे सारे पाबंदियां हटा ली जाएं तो क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली आप इस सवाल का जवाब शायद समझ ही गए होंगे कि अगर सारी रिस्ट्रिक्शंस अगर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे अगर हटा लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पावर का मिसयूज करेगा, पावर का मिसयूज करेगा। और जब पावर का मिसयूज करेगा तो जाहिर सा बात है कि आपका न्याय नहीं हो पाएगा, आप पर अत्याचार किए जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ पर तानाशाही सरकार आ जाए, हो सकता है फौजी शासन आ जाए। तो अगर जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो आप नेता चुनते हैं, अगर उसके ऊपर इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मनमानी करना शुरू कर देंगे वो लीडर लोग, और आपके जितनी भी राइट्स हैं उसका क्या करना शुरू करेंगे, वायलेशन करना शुरू करेंगे, उसको पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि वो अपने मोटिव्स को पूरा कर सके। तो अपने मोटिव्स के लिए वो काम करना शुरू कर देंगे। सो इसी कारण से जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, उसके लिए भी एक वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप मनमानी ना कर सके, आप जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के, उसके फंडामेंटल राइट्स को आप डिस्टर्ब ना कर सकें। इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है कि माइनॉरिटी के केसेस में कौन आता है और इनका रिस्पेक्ट किया जाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमें इन्हीं प्रश्नों के जवाब इसमें ढूंढ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि एक स्कूल है और इस स्कूल में टोटल जो टीचर्स हैं, ठीक है, 30 हैं, जिसमें से 20 जो है वो मेल हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि टोटल स्कूल में टीचर्स कितने हैं, 30, जिसमें से 20 क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेल टीचर हैं। तो फीमेल टीचर कितने हो गए, डेफिनेटली 10। तो यहाँ पे देखिए 20 टीचर क्या है आपके, 20 टीचर यहाँ पर हैं मेल, और यहाँ पे 10 जो टीचर हैं वो क्या है, फीमेल हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम संख्या किसकी है, फीमेल की है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनॉरिटी में आ गया। तो अब इनका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसके लिए एक खास प्रोविज़न बनाता है, एक खास कानून बनाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका जो है सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं जो अदर 20 मेल वाले टीचर्स कर रहे हैं। ये भी उतना ही हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इसीलिए इनका भी अधिकार और हक है कि इनको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। दूसरे वाले में देखिए, बी वाले में, कि एक शहर है और उस शहर में 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 5% लोग ही बुद्धिस्ट हैं, बाकी कितने बच गए, 95%।
तो 95% कुछ और धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन सबसे कम जो संख्या है वो बुद्धिस्ट की है। तो बुद्धिस्ट कितने हैं? मात्र 5% हैं। तो ये क्या हो गया? माइनॉरिटी के केसेस में आ गया। तो इनका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, कानून में व्यवस्था जो है वो बनाई हुई है। क्या बनाया हुआ है कि हमारा जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 95% अगर मान लीजिए हिंदू लोग हैं तो वो ज़बरदस्ती करे कि आप भी हिंदू बन जाइए या आप इसी धर्म को मानिए। ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रावधान बनाई गई है कि जिसको जो इच्छा है वो अपने मर्जी से धर्म को अपना सकता है। उस पर कोई किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती या किसी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये जो 5% बुद्धिस्ट लोग हैं, इनके साथ किस तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, इनके साथ किस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और एक्चुअली ये क्या है, माइनॉरिटी के केसेस में भी आ जाते हैं। थर्ड वाले केसेस के तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज 80% आर वेजिटेरियन। तो एक कंपनी है, कंपनी में एक मेस है और उसमें जो है 80% लोग क्या है, वेजिटेरियन हैं, यानी मांस मछली जो है वो नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब कि जो खाने वाले लोगों कितने 20% हैं। तो यहाँ पर भी ये माइनॉरिटी के केस में कौन हो जाता है, ये नॉन वेजिटेरियन लोग। तो यहाँ पर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कानून बनाता है कि आप किसी को किसी चीज़ को खाने पीने से नहीं रोक सकते हैं। अगर किसी को मांस मछली खाना पसंद है तो आप इसके साथ बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप साग सब्जी ही खाइए, या आप इसके साथ रोक टोक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्री है कि किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यवस्था बनाता है और वो खुद का जो भी उनको इच्छा है वो अपनी चॉइस के हिसाब से खाना को खा सकता है। उनके पास ये राइट, ये पावर उनको दिया गया है। डी वाले ऑप्शन में देखिए, एक क्लास है और उस क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 40 स्टूडेंट क्या हैं, मोर वेल ऑफ फैमिलीज हैं, यानी कि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं 40%। लेकिन 10% जो है वो बहुत ही गरीब तबके का है, वो यहाँ पर आते हैं। तो अब क्या यहाँ पे माइनॉरिटी कौन हो गया, ये 10% वाले लोग हो गए। ठीक है, ये गरीब है या बहुत अच्छे नहीं है, पुअर स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर भी आप इनके आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास राइट टू इक्वलिटी का पावर है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास इक्वालिटी का जो है वो पावर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और आप इसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव या इन्फीरियरिटी जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंस बताने हैं फेडरलिज्म का, सेपरेशन ऑफ पावर्स का, फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति जो भारत के राजधानी में बैठा हुआ है, जो केंद्र सरकार में बैठा हुआ है, वही सारा डिसीजन अपनी मर्जी से लेना शुरू कर दे। तो इसके लिए क्या किया गया, फेडरलिज्म सिस्टम बनाया गया, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग अधिकार अलग अलग लेवल पे देती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को अलग पावर देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर देती है। साथ ही साथ जो एक और लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, तो वो उसको भी एक अलग पावर यहाँ पे मिला होता है, ताकि जो लोकल इश्यूज हैं उसको क्या किया जा सके, डील किया जा सके। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में फेडरलिज्म सिस्टम का जो है वो एक कॉलम रखा गया है, ताकि कोई एक ही आदमी सारा निर्णय लेना ना शुरू कर दे। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स के विषय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पावर्स को अलग अलग ब्रांच में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। क्यों किया गया, ताकि कोई भी पावर का मिसयूज ना कर सके। इसमें क्या है, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ पावर दे दिया गया लेजिस्लेचर को यानी कि विधायिका को, कुछ पावर एक्सिक्यूटिव को यानी कार्यपालिका को दिया गया, और कुछ पावर जुडिशरी को यानी कि जो हमारा न्यायपालिका है उसको दिया गया। इसका काम होता है सजा सुनाना, और जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, जो कार्यकारी का जो होता है, उसका काम होता है कि कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना। और जो विधायिका होता है,
लेजिस्लेचर होता है उसका काम होता है कानून बनाना। तो इस तरह से क्या कर दिया गया है कि तीनों ब्रांच को अलग अलग सेपरेट करके रखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के विषय में। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये आप सभी कोई जानते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सेक्शन बना के रखा फंडामेंटल राइट्स को, और ये फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसमें इतनी पावर दी गई है कि कोई भी इसका तोड़ मरोड़ ना कर सके और सोशल कंट्रोल रखा भी जा सके, उनको लिबर्टी हो अपनी बात रखने के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स का भी यहाँ पर प्रावधान जो है वो रखा गया है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के विषय में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के विषय में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा देश है उसमें जो मेल है, फीमेल है, या जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन सब को वोट देने का अधिकार है। यही नहीं, वो खुद इलेक्शन में भाग भी ले सकते हैं, खुद अपने आप को लीडर के तौर पे भी चुन कर आ सकते हैं, ये भी उनका अधिकार दिया गया है, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी जाति धर्म से वो बिलोंग करे। तो यहाँ पर भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो डाल दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला जो यहाँ पे मैं कलर करके आपको दिखा रहा हूँ, ये बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। तो ये आपका यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बांग्लादेश अपना बाउंड्री यहाँ पे शेयर कर रहा है। और अगर हम दूसरी जगह पे जाएं भूटान के पास, तो भूटान आपका कहाँ पर है, यहाँ पर अपना जो है ये बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पर ये आपका भूटान है। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेपाल का जिक्र हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे नेपाल है। तो आपको क्या करना है कि मैप में इस प्रकार से डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बाउंड्री आपको शेयर की जा रही है।